तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके। तो देखो बच्चों, ये जो थ्योरी है ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इसको प्रपोज्ड किया था हुंड तथा मुलिकैन ने। और ये जो थ्योरी है बच्चों, आप देखोगे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड है। ठीक है। पहले हम देखते हैं इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। तो देखो, पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों कि दो एटम जब मिलते हैं तो उनके लगभग कंपैरेबल एनर्जीज वाले ऑर्बिटल और जिनका अपना एक प्रॉपर सिमेट्री हो, मींस px से py से pz, इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं सेम सिमेट्री वाले, फिर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी हम डायग्राम से भी समझेंगे। दूसरा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ गए ना कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों और इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो किसके इक्वल होंगे बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन हो रहे हैं। कि मान लो एक एस और एक एस कंबाइन होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऐसे अगर दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इस तरह से इक्वल नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जितने की कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट देखें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों कि आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो टू टाइप्स के आपको दिखेंगे। एक होंगे बॉन्डिंग और एक होते हैं क्या बच्चों? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी हम डायग्राम से देखेंगे कि एडिशन ओवरलैपिंग क्या है और सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग क्या है। तो पहले यही लिखा है कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैपिंग of atomic orbitals called bonding molecular orbitals, they have lower energy than atomic orbitals। और इनकी जो एनर्जी होगी बच्चों वो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके बच्चों, और इनकी जो एनर्जी है वो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ज़्यादा होगी। समझ गए ना कि जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी कॉम्बिनेशन से आप देख रहे हैं टू टाइप्स के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अगर एडिशन ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम दिखेगी आपको। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से बनेंगे उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज़्यादा दिखेगी। अभी हम डायग्राम से देखते हैं। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग in molecular orbitals takes place according to Aufbau principle, Hund's rule and Pauli exclusion rule। समझ रहे हो आप कि Aufbau रूल ये कहता है कि पहले लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भर जाएंगे, फिर बचेंगे इलेक्ट्रॉन तो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। हुंड रूल ये कहता है कि अगर सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बटेगा, फिर पेयरिंग होगी। और पाउली एक्सक्लूजन लॉ ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और उनके स्पिन क्या होंगे? अपोजिट होंगे। मींस जो रूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के लगते हैं वही रूल्स इनमें भी क्या होगा बच्चों? फॉलो होंगे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ऑबाउ रूल, हुंड रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन रूल। यहां तक बात क्लियर है। अब अगर हम वेव नेचर ले लें अकॉर्डिंग टू, ठीक है बच्चों, वेव नेचर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल वेव जो होंगी
इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू वेव नेचर अगर हम ले लें इलेक्ट्रॉन का या मींस एटॉमिक ऑर्बिटल वेव की ओवरलैपिंग देखें तो हम जानते हैं कि वेव्स में दो प्रकार का इंटरफेरेंस होगा। समझ गए ना? दो प्रकार का क्या होगा बच्चों? इंटरफेरेंस। और इसी इंटरफेरेंस से मतलब जो है क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव्स बनते हैं। जैसे पहला बोला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव सपोज ये है और एक एटॉमिक वेव इस तरह से आ रही है कि दो एटॉमिक वेव अगर मान लो इस तरह से आती हैं सेम फेस में, तो ये दोनों मिलके एक हो जाती है। मतलब ये मान लो इस तरह से ये इतना पार्ट हम इसको एम्पलीट्यूड को साई ए ले लें और ये क्या है बच्चों? साई बी। तो एडिशन होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो दोनों वेव मिलके एक हो जाएंगे इनके एम्पलीट्यूड, और अब ये जो बना एम ओ वो लिखा जाएगा साई ए प्लस क्या बच्चों? साई बी। इस तरह से समझ गए ना? तो ये जो ओवरलैपिंग दिख रही है ये कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ या इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक वेव्स। ठीक इसी तरह से जब ये वेव्स अपोजिट उसमें मिलती हैं, कि अगर हम ये कहें कि ये जो वेव्स हैं, ठीक है, ये तो ये वेव जब ऐसे मिलें अपोजिट में, तो ऐसे में जब इनमें क्या होगा बच्चों? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो वेव्स बनेगी ये वाला जो एटॉमिक वेव होगा एमओ, ये होगा साई ए माइनस साई बी। अगर ये साई ए है और ये क्या है? साई बी। तो ये तो बनेगी बॉन्डिंग के लिए। किसके लिए बच्चों? ये कहाँ दिखाई देगी वेव की ओवरलैपिंग या इंटरफेरेंस? बॉन्डिंग में। तो ये किस में कहलाएगी? एंटी बॉन्डिंग में। तो दो प्रकार के वेव्स में इंटरफेरेंस हो सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है और एक क्या कहलाता है बच्चों? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, मतलब एटॉमिक वेव, क्योंकि वेव थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है, और ऐसे में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव्स हैं वो दो प्रकार का इंटरफेरेंस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव तो बॉन्डिंग और डिस्ट्रक्टिव तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बात समझ गए ना? इस तरह से फिर हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है उसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्लाउड की वो इस तरह से साई ए प्लस माइनस साई बी का स्क्वायर। तो अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो ये हो जाएगा साई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर बी, मतलब साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए इंटू बी। मीन्स जब दो एटॉम मिलेंगे तो उनके ऑर्बिटल्स जब मिलेंगे तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो दोनों इंडिविजुअल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कितनी ज़्यादा हो जाएगी? 2 साई ए इंटू साई बी। मतलब यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई स्क्वायर जो बी एम ओ है वो इतनी होगी साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बच्चों तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दोनों न्यूक्लियस के बीच में बहुत कम हो जाएगी, मींस नोड बन जाता है यहाँ तक, और ऐसे में जो न्यूक्लियस हैं वो काफ़ी एक दूसरे के नियरेस्ट आते हैं, और ऐसे में क्या होगा? उनमें रिपल्सन होता है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है। और यही रीजन है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ती है तो वो स्टेबिलिटी को कम करते हैं, जबकि यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनने के कारण इस तरफ भी अट्रैक्शन होगा और इस तरफ भी अट्रैक्शन होगा। ऐसे में क्या होगा? जब अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल बनेगा, और यही कारण है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर बॉन्डिंग प्रोसेस के देखें तो वो एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, मींस स्टेबिलिटी को, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में जाएगा तो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को क्या कर देगा बच्चों? कम। तो ये सपोज ये ए एटम है और ये बी एटम है, ये ए एटम था, ये बी एटम है, ये उनके न्यूक्लियस हैं। तो इस तरह से दोनों न्यूक्लियस जब आमने सामने आएंगे तो रिपल्सन की कंडीशन बनेगी और ये बनती है एंटी बॉन्डिंग में, और अट्रैक्शन की पोजीशन बनती है बॉन्डिंग। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बॉन्डिंग, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एंटी बॉन्डिंग। अगर हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बेस पर भी समझें इस थ्योरी को कि बॉन्डिंग किस तरह बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग, तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में देखो कैसे बनते हैं। तो जब दो एस ऑर्बिटल आएंगे, फर्स्ट एस ये है, तो जब ये सेम सिमेट्री में मिलते हैं बच्चों, मतलब इनमें कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो या एडिशन ओवरलैपिंग,
तो दोनों एटम के क्लाउड मिलके एक हो जाएंगे। न्यूक्लियस तो दोनों अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। अभी जहां पर्टिकुलर सिंगल यूनिट से क्लाउड रिलेटेड था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते ही यही क्लाउड सारे एटम्स जो जुड़ गए उन सब के न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से फैल जाता है। अगर हम एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग की बात करें तो ये न्यूक्लियस एक दूसरे के पास नहीं आते, बल्कि उनमें एक रिपल्सन होने लगेगा और दोनों के न्यूक्लियस के बीच में आप देखोगे क्या बन जाएगा बच्चों, एक नोड बनती है। और इस तरह से मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होते हैं, केवल पास आ गए और एक प्रकार का उनमें रिपल्सन प्रोड्यूस होगा, मीन्स ये न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इनमें रिपल्सन के कारण ये बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एडिशन ओवरलैपिंग मींस दोनों के क्लाउड मिक्स होके एक हो गया, सारे न्यूक्लियस उसके अंदर बंद हो गए। एंटी बॉन्डिंग का मतलब है कि क्लाउड नहीं मिलते, बल्कि न्यूक्लियस एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और उनमें एक प्रकार का रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम एस ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर डायग्राम को बनाएंगे तो हम एक तरफ एक 1s लिखा मान लो, एक तरफ 1s, जैसे हाइड्रोजन का बना रहे हैं, तो ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये इसका क्लाउड हो गया। तो एक ऑर्बिटल नीचे की तरफ बन रही है जिसको हम बोल रहे हैं ये है बॉन्डिंग वाली, और ये जो बन रही है ये क्या है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग एमोस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या कहलाएगा, यहां पर जो बन रहा है ये हो जाएगा बॉन्डिंग एमओ, ये वाला। सिग्मा एस तो सिग्मा स्टार 1s, 2s है तो सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s तो सिग्मा स्टार 2s। इस तरफ ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अरेंज हैं और इस तरफ क्या है बच्चों, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब आप हाइट s का बनाओगे तो केवल दो ही बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, एक कहलाएगा सिग्मा s तो एक कहलाएगा सिग्मा स्टार। अब यहाँ ns 1 भी हो सकता है, 2 भी, इस तरह से, ठीक है। बीच में बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो है एनर्जी का ऑर्डर बताता है कि पहले बॉन्डिंग की एनर्जी, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल दिख रहे हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह का ओवरलैपिंग होगी। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में आप देखोगे कि सेम सिमेट्री में ओवरलैपिंग होती है। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब एक ही एक्सिस में या पैरेलल एक्सिस में आने वाले ऑर्बिटल्स ही एक दूसरे से एडिशन ओवरलैपिंग कर सकते हैं। और जब इस तरह से प्लस का प्लस से या माइनस से माइनस का ओवरलैपिंग होता है, इसे बोलते हैं एडिशन ओवरलैपिंग या पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये क्या है बच्चों, इसी को हम बोल सकते हैं कौन सी ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इस तरह से। और इस तरह से ये बन गया कौन सा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें कोई नोड नहीं होती, नो नोड। ध्यान रखें कि सिग्मा 2pz ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो क्लाउड है ये पूरा कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा है जहां से कोई प्लेन बन सके, ठीक है। तो इसे कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, मतलब एडिशन। और सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग का मतलब ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई बच्चों, नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसमें क्लाउड जो है मिक्स नहीं होते, बल्कि क्लाउड खिसक जाते हैं और न्यूक्लियस सामने सामने आने लगते हैं, उनमें रिपल्सन होता है। तो ये मान लिया जाए, ठीक है, 2pz है और ये भी 2pz है, एक ही एक्सिस में आने वाले, ये इनके इंटर न्यूक्लियर एक्स है। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो इनमें दोनों में जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सिस, वो क्या है, जेड। तो जेड के दोनों, मतलब दोनों एटम्स के जेड ऑर्बिटल, मतलब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड में आ रहे होंगे, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करेंगे। इनमें से एक आप देख रहे हैं कि एडिशन ओवरलैपिंग है, तो एक कौन सी ओवरलैपिंग है बच्चों, सब्ट्रैक्शन, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जब सब्ट्रैक्शन वाली हो रही है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें एक नोड है, कितना है बच्चों, 1, कि एंटी बॉन्डिंग 2pz ऑर्बिटल है तो इस तरह से एक नोड बनेगी। ये तो हो गई सिग्मा बॉन्डिंग, चाहे वो s की हो चाहे p की हो। फिर आते हैं पाई बॉन्डिंग। अब देखो बच्चों, पाई बॉन्डिंग, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल एक्सिस में आते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि ये इनकी एक्सिस है दोनों की इस तरह से, तो ये अगर px है तो ये भी क्या होगा, px। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, x। तो इस तरह से इनमें ओवरलैपिंग होगी, तो प्लस से प्लस का मिलना और माइनस से माइनस का, तो ये कौन सी एडिशन हो गई, एडिशन ओवरलैपिंग, या हम इसी को बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है,
ओवरलैपिंग। ये कौन सी ओवरलैपिंग है बच्चों? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इस तरह से। और क्या बन गया? पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यही px और px, ठीक है, अब इनमें सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी, मतलब अपोजिट सिमेट्री में मिलेंगे ये, तो इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। और इसमें इस तरह से आप देखेंगे दो, इसमें कितने नोड्स दिख रहे हैं कि आपको देखेंगे तो दो नोडल प्लेन दिख रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं? नोडल प्लेन, समझ गए ना? तो इसमें आप देख रहे हैं कितने हैं? दो। जबकि ऊपर देखो आप, इसमें एक ही नोडल प्लेन है। नोड मतलब नोडल प्लेन से मतलब है, ऐसे सिग्मा में आप देखें पी वाले में एक नोड है, तो यहां पर केवल दो नोड्स बनती दिख रही हैं। अब ये पी एक्स हो सकते हैं, पी वाई होंगे, लेकिन इनमें साइड वे ओवरलैपिंग दिख रही है, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। एडिशन होगा तो पाई बनेगा बॉन्डिंग, और सब्ट्रैक्शन होगा तो एंटी बॉन्डिंग पाई बनेगा। इस तरह से ये दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, सिग्मा वाले और पाई वाले। तो यहां तक बात समझ गए कि जब एडिशन ओवरलैपिंग होगी मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग तो बॉन्डिंग बनेगा, जब सब्ट्रैक्शन या नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी तो बच्चों क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग, चाहे वो एस का हो, चाहे सिग्मा पी का हो, या पाई पी का हो। पी में भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एक बार पाई 2px और एक बार पाई स्टार 2px, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है बच्चों? ये वाली नेगेटिव ओवरलैपिंग। बात यहां तक क्लियर है? तो अब आते हैं कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, फॉर O2 N2 Ne2, तो आपको कैसे बनाना है? तो ध्यान रखें कि जब हम p ऑर्बिटल एक तरफ ये ले रहे हैं, ये क्या है बच्चों? p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये भी p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो जब आप इन मॉलिक्यूल्स के लिए बनाओगे N2F2 Ne2, तो इस तरह से कुल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरफ, 3 इस तरफ, और इसमें से 3 बॉन्डिंग बनेंगे और 3 क्या बनेंगे बच्चों? एंटी बॉन्डिंग। जिनमें से एक तो बच्चे बनेगा सिग्मा, ठीक है, जिसे हम लिखेंगे सिग्मा 2pz, तो एक उसका एंटी बॉन्डिंग यहां जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो नीचे जितने आएंगे वो सब क्या हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पहले सिग्मा, फिर पाई, तो सिग्मा 2pz है, तो बाकी पाई 2px, पाई 2py। फिर ऊपर जाएंगे तो इसका बनेगा पाई स्टार, ठीक है, 2px पाई स्टार 2py, और ऊपर के ऊपर है सिग्मा 2pz। तो जब p का बनाओगे, s का तो सबका सेम बनेगा, दो ऑर्बिटल लेंगे, एक ऐसे, एक तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्ड। बाकी p में थोड़ा ध्यान रखना है, O2 N2 Ne2 में ये बनेगा। लेकिन अगर आप N2 B2 C2 इनका बनाएंगे, ठीक है, तो इनमें आप देखोगे कि पाई नीचे आता है और सिग्मा ऊपर जाता है, बाकी ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि इन एलिमेंट्स की जो 2s है और 2p ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस है एनर्जी का। ऐसे में जब s ऑर्बिटल बनती है 2s सिग्मा, तो वो काफी ऊपर पहुंच जाती है और वो सिग्मा 2pz को रिपेल कर देती है, और यही कारण है कि रिपल्सन के कारण सिग्मा 2pz पाई से ऊपर पहुंच जाता है, और जिसके कारण ही ये क्या दिखाई देता है इस तरह से। तो यहां पर बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, एस का दोनों में सेम बनेगा, लेकिन अगर आप इनके बना रहे हो तो आपको पाई नीचे और सिग्मा ऊपर, बाकी सेम ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे, ठीक है, जैसे इनमें देखा आपने, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इनके, तो आपने देखा फर्स्ट एस सिग्मा स्टार, फर्स्ट एस 2s सिग्मा स्टार 2, फिर पाई 2px पाई 2py आ रहा, फिर सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई स्टार 2py पाई स्टार 2px ये है, और फिर लास्ट में है सिग्मा स्टार 2pz। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने देखा कि यहां पर जब आप सिग्मा से बनाना शुरू करोगे, तो यहां पर मैं पूरा एक बार लिख दे रहा हूं, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप जाओगे तो पहले तो ये है पाई 2px पाई 2py, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चलेगा बच्चों, देखो सिग्मा 1s, फिर इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s, इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s, फिर इससे ज्यादा पाई 2px पाई 2py, फिर इससे ज्यादा सिग्मा 2pz, फिर इससे ज्यादा
पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और फिर सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का ऑर्डर दिख रहा है जब आप फर्स्ट एस से स्टार्ट करोगे। तो अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना। फिर आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये डिफरेंस लेना है। तो कुल मिला के बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये कहलाता है टोटल, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। समझ गए ना कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, वही बॉन्ड ऑर्डर है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकाला जाता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं, ये टोटल बॉन्ड बताएगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, वो टोटल बॉन्ड ऑर्डर है ना। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओनली ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स सिग्मा स्टार वाले। मतलब आपको सिग्मा के बॉन्डिंग लेना है, सिग्मा के ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेना है, उनका हाफ करना है तो सिग्मा बॉन्ड, और केवल पाई के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस लेना है और उसको हाफ करना है तो पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स इस तरह से काउंट कर लेंगे। फिर आपको बॉन्ड ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है तो सबसे स्टेबल होगा, O2 का उससे कम है वो 2, F2 और भी कम हो गया 1। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हुआ, नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम फ्लोरीन। दूसरा बॉन्ड एनर्जी, चूंकि हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। ऐसे में दो एटम के बीच में अगर ज्यादा बॉन्ड्स हैं तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस पास आ जाएंगे और ऐसे में बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ओके। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और वो 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे 0 ग्रुप में He2 का निकाल के देख लो, Ne2 का निकाल लो, इन सब के जो बॉन्ड ऑर्डर हैं बच्चों ये कितने होते हैं, 0। मीन्स हम ये कहें कि He2 है या Ne2, ये नॉट एग्जिस्ट, ये इस तरह के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है तो मॉलिक्यूल विल डेफिनेटली बी पैरामैग्नेटिक। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ जाए 1.5 या 0.5 इस तरह से, तो ध्यान रखें ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आता है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो भी सकता है और नहीं भी, और मैक्सिमम केसेस में नहीं होगा। ऑक्सीजन जैसे में जरूर थोड़ा सा दिखता है, होल नंबर होने के बाद भी वो क्या है बच्चों, पैरामैग्नेटिक। तो O2 है बॉन्ड ऑर्डर 2 है, पैरामैग्नेटिक है। N2 बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो डायामैग्नेटिक है। O2 का 1.5 है O2 1 माइनस का, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो पैरा अगर फ्रैक्शनल है तो हमेशा ध्यान रखना है पैरामैग्नेटिक होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है होल नंबर होने पर। वो डायग्राम से हम समझते हैं ऐसा क्यों है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिकुलर डायग्राम्स के बारे में बच्चों। जैसे H2 का बनाना है आपको तो पहले आप H और H का लिखा 1s1 1s1, इस तरफ एक H लिख दिया, एक तरफ S लिख दिया। 1s1 इसका है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है। तो पहले नीचे गया बॉन्डिंग और एक क्या बन गई, एंटी बॉन्डिंग। तो हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन है तो केवल बॉन्डिंग में होंगे, एंटी बॉन्डिंग वीकेंट रहेगी। ये एनर्जी के ऑर्डर में बनते हैं बच्चों इस तरह से। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो यही दिखेगा ना, सिग्मा 1s2 है और फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार, और यहां पर क्या लगा देंगे हम 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका देखो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है केवल बॉन्डिंग में तो ये हो गया 1, मतलब। और इसमें कोई भी, हाँ एक चीज और बता दूं, आप मॉलिक्यूलर डायग्राम देख के भी डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर पहचान सकते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक, और कहीं एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये कैसा होगा,
डायामैग्नेटिक। अब मान लो हमें H2 प्लस का बनाना है, तो एक H प्लस का 1s0 होगा, H का 1s1, इस तरह से 1s0 1s1 H प्लस और H बीच में बने एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। एक ही इलेक्ट्रॉन है, केवल बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगी। बॉन्ड ऑर्डर निकाला आपने तो 0.5 आया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल बनेगा तो लेकिन पैरामैग्नेटिक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स को बांध के रखता है। कुछ देर प्लस एक एटम में तो दूसरे बार दूसरे में इस तरह से दो रेजोनेंस हो सकते हैं। N2 का बना के देखें, देखो 1s2 2s2 2p3 ये कॉन्फ़िगरेशन है। दो नाइट्रोजन एटम अलग अलग ले लिए, पहले 1s के बीच में बना लो, फिर 2s के बीच में, फिर 2p3। तो देखो इस तरह से लेंगे, यहाँ पर एक नाइट्रोजन हमने यहाँ ले लिया, एक नाइट्रोजन यहाँ ले लिया। ये क्या है बच्चों 1s2, ये क्या है 1s2। ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो पहले बना सिग्मा फर्स्ट एस, तो एक कहलाएगा सिग्मा स्टार फर्स्ट एस, दोनों भरे हुए हैं। फिर 2s का ऐसे लेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, दो यहाँ, तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर आएंगे 2p3 में, यहाँ पे भी 2p3 में चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन का ले रहे हैं तो पाई नीचे सिग्मा ऊपर। हमारे पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ गए ना, AOS हैं और ये MO हैं और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये ऐसा लिखे हैं ये इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास टोटल p ऑर्बिटल में 3 इस तरफ इलेक्ट्रॉन है, 3 यहाँ। तो पहले लोअर एनर्जी वाले भर गए, पूरे दो इलेक्ट्रॉन भर गए, और कुल मिला के अगर यहाँ हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते ना तो पाई में एक एक बढ़ता, क्योंकि हमें पेयर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ऊपर बिल्कुल खाली रहेगा, सारे ऑर्बिटल्स में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, किसी भी ऑर्बिटल में देख लो, और कुल मिला के 6 के 6 नीचे भर गए। अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px2, दोनों की एनर्जी बराबर है। ठीक है, और फिर है सिग्मा 2pz, फिर इनमें 0 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2, मतलब ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से N2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, ये है 2, ये है 2 4 और 6, ये बॉन्डिंग, तो ये हो गया 10। मतलब नीचे की तरफ जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, मतलब फर्स्ट एस से लेके ऊपर तक सबके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ये होंगे 10। इनमें से 4 एंटी बॉन्डिंग दिख रहे हैं, एक सिग्मा स्टार 1s में, एक सिग्मा स्टार 2s में। तो ये हो गए, कुल मिला के इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब आता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग वाले गिन लो बच्चों, देखो 2 4 और ये सिग्मा में 6, और एंटी बॉन्डिंग हो गए 4, तो हमारे पास ये आ गया 1। और पाई में देखो तो पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन केवल कितने हैं 4, और एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है तो पाई बॉन्ड आ गए 2। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा बच्चों, डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक चीज यहां बता देता हूं, C2 का या B2 का, ठीक है, MO बनाओगे तो ओनली प्रेजेंट पाई बॉन्ड, समझ गए ना। C2 में आप देखोगे 2 पाई बॉन्ड आएंगे, और B2 में अगर आप निकालोगे तो 1 पाई बॉन्ड आएगा। ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, जबकि ये क्या होगा बच्चों, डायामैग्नेटिक। ऐसा क्यों, देखो मैं बता दूं, यहीं पे आप समझ लें कि यहां मैं 2p1 रखूं, यहां पे 2p1 मतलब बोरॉन का, तो एक एक इलेक्ट्रॉन केवल पाई 2px और पाई 2py में रहेगा, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो सिग्मा तो 0 हो गया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर है सिग्मा में, लेकिन पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग बस में एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन में लोगे तो 2p2 हो जाएगा, यहाँ पर 2p2 हो जाएगा। तो जब 2p2 रखोगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, तो पाई बस ऑर्बिटल में भरे होंगे इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा वाले तो 0 है, लेकिन पाई में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसमें, कार्बन में। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो पाई बॉन्ड ओनली निकलेगा, सिग्मा नहीं निकलेगा। तो C2 में केवल और केवल क्या होंगे, पाई बॉन्ड। बोरॉन में दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे p1 के कारण, तो वो पैरामैग्नेटिक, जबकि C2 डायामैग्नेटिक होगा। बात समझ गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है कि इनमें किसमें केवल पाई बॉन्ड है, तो ध्यान रखें
या तो B2 में है या फिर C2 में है। ओके, इस तरह से। फिर O2 का भी डायग्राम बना के देख लो, तो 2p4 2p, देखो 1s 2s का तो सेम बनेगा, वही का वही जो नाइट्रोजन का बना है, लेकिन अगर हम इसमें जाएंगे तो यहाँ 2p4 है, यहाँ 2p4, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो 6 तो नीचे आ जाएंगे, 2 ऊपर पहुंच गए एंटी बॉन्डिंग में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में, दोनों अनपेयर्ड हैं, तो पूरा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है ऑक्सीजन, जबकि बीबीटी थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो पहले फर्स्ट एस आएगा, फिर सिग्मा स्टार फर्स्ट एस 2, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर देखो 2pz आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन का बना रहे हैं। फिर उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, समझ गए ना। इनकी एनर्जी बराबर होगी, मतलब यहां पर आपने देखा कि ये हो जाएगा पाई 2px2, ठीक है, पाई 2py2, और फिर आ रहा है पाई स्टार, ठीक है, ये आ जाएगा पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1, और फिर इससे ज्यादा इन दोनों की एनर्जी बराबर है, लास्ट में है सिग्मा स्टार 2pz0। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लो तो 1/2 4 बॉन्डिंग में है, ठीक है, ये है। अगर आप टोटल देखो तो कितने हो गए, 2 4 6 और 8, तो 8 तो हो गए आपके पास कहां पे, तो अगर हम यहां पर देखें बॉन्डिंग के काउंट करो, देखो 2 4 6 8, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 8, और एंटी बॉन्डिंग के देखो कितने हैं सिग्मा, और यहां 2, तो 4 ये हो गए इस तरह से, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। और इस तरह से ये जो है इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये कैसा होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखें S2 भी एक पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, और इसका जो MO है वो सेम एज O2, एक आता रहता है, तो O2 और S2 एक ही ग्रुप के हैं, 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेयर्ड एंटी बॉन्डिंग में रहेंगे, तो सल्फर भी कैसा होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। ओके, अगर हम CO का बनाएं बच्चों, तो CO का डायग्राम जो है ना कुछ ऐसा बनता है। CO में कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो सिग्मा 2s, और इसका इस तरफ हम कार्बन का ले रहे हैं और इस तरफ ऑक्सीजन का ऑर्बिटल, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कार्बन की ज़्यादा और ऑक्सीजन की कम होगी, ऐसे ही 2p में बन सकते हैं। तो जब इनके 2s और 2s मिलते हैं ना, तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी इस तरह देख रहे हैं आप, p ऑर्बिटल से भी ज़्यादा हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, सिग्मा और पाई दोनों से, और यही रीजन है कि इस तरह का डायग्राम बनता है, बहुत सिमिलर एनर्जी वाले हैं। तो इस तरह से ये आमने सामने बने हैं, देखा जाए तो 2p और 2s के ऑर्बिटल्स क्या हैं बच्चों, बिल्कुल आमने सामने दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये डायग्राम होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखो, अगर आप पूरा लेंगे तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर पाई 2px2 और पाई 2py2, दो दो इलेक्ट्रॉन है, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, और फिर आता है सिग्मा स्टार 2s2, और फिर बाकी सब खाली है। तो इस तरह से अगर आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें तो 8 नीचे हैं और 2 ऊपर है, मतलब बॉन्डिंग में 8 है और एंटी बॉन्डिंग में 2 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, जैसे CO प्लस का आता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों, तो CO प्लस का अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे CO से, तो वो सिग्मा स्टार 2s से बाहर जाएगा, यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम सिग्मा स्टार 2s, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आ जाता है इसका। तो समझ गए ना कि जो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर अगर आपसे पूछता है तो ये कितना होता है, 3.5। तो यहां तक ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैंने आपको अच्छे से बना के बता दिया, एक बार आप पढ़ के दोबारा सुने, इसको अच्छी तरह से बना के देखें, फिर मैं समझता हूं कहीं कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, इनके बॉन्ड ऑर्डर इनके भी बना के देख लेना बच्चों, CN, CN माइनस, CN प्लस, NO, NO प्लस, NO माइनस, ठीक है। इसी प्रकार O2 1 माइनस, O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 प्लस, ऐसे N2, N2 प्लस माइनस के, N2 प्लस माइनस 2 के, मतलब अलग अलग। तो इनके भी डायग्राम आप अच्छे से समझ सकते हैं। और मैंने एक डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बताया था बिना किसी किसके बच्चों,
डायग्राम बनाए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला आपको बता दिया था। बॉन्ड ऑर्डर जब आप बॉन्ड पैरामीटर पढ़ोगे ना तो उसमें लिखाया है, समझ गए ना। उसको एक बार देख लो तो वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ एक शॉर्टकट में, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ एटम्स, इनको ऐड कर लो दोनों के अनपेयर इलेक्ट्रॉन और 2 से ये है। जैसे मैंने कहा N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो आपने लिखा N7, यहाँ लास्ट में आएगा 2p3, N7 लास्ट में आएगा 2p3। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं बच्चों, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 6 मीन्स 3। ऐसे O2 में देख लो 2p4 2p4, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 हो जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा। F2 का देखो 1 आ जाएगा। तो इससे भी डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना, केवल ऑर्डर बताना है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी का, तो आप इस बॉन्ड ऑर्डर से निकाल के डायरेक्ट ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। आप इसे अच्छी तरह से एक बार समझें, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लेंगे एक लास्ट टॉपिक इसमें बच रहा है और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं अगले टर्म में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता के इसको एंड करूंगा, इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को। फिर हम अगला जो चैप्टर डिस्कस करेंगे बच्चों, और वो होगा हमारा क्या, स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो मैं इसको एंड करता हूँ, बाय।